नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी आंगन में। और हम लोग कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का सरल भाषा में वाचन। तो सभी बनिए, सभी जुड़िए जल्दी जल्दी। और क्योंकि आप सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इस बुक के प्रति आपका रुझान बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है ना। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि रामचंद्र शुक्ल को बहुत कम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जबकि आपके कहे अनुसार ही ये क्लास हम्म, आपके कहे अनुसार ही ये क्लास शुरू की गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना, वो भी सरल भाषा में। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपका रुझान रामचंद्र शुक्ल की बुक की तरफ कम है। मैं ये नहीं कहती कि वीडियो से ही पढ़ना है या बुक से ही पढ़ना है, लेकिन जब तक हम धैर्य के साथ अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम उस साहित्य का बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, तब तक हम क्वेश्चंस को एकदम पक्के तरीके से कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि जो भी ऑथेंटिक हमारी बुक्स हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, नगेंद्र चलिए बहुत मोटी है लेकिन फिर भी नगेंद्र टाइम निकाल कर पढ़ना चाहिए। बट रामचंद्र शुक्ल का तो एक एक लफ्ज़, एक एक वर्ड, एक एक कथन आपको याद होना चाहिए। तो धैर्य बनाकर रखिए। अपनी जो परीक्षा की गति है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी तैयारी की गति है उसको बनाना है। यानी जैसे आपको पता है कि अभी माध्यमिक शिक्षा जो है बोर्ड क्या कर रहे हैं, अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें समय लगेगा। अपने जो भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक हैं उनको मजबूत कर लीजिए। और यदि आपको टाइम मिल जाता है तो रामचंद्र शुक्ल को निरंतर थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए। ठीक है, यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं, कुछ भी अलग से नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। चलिए, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने सन 1909 में 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज की थी। इसके लिए इन्होंने 3 यात्राएं, कितनी यात्राएं की थी? 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में छपा है। अब देखिए, कभी पूछ ले कि हरप्रसाद शास्त्री जी ने जो यात्राएं की थी उसका विवरण किस पत्रिका ने छापा, तो आपका आंसर होगा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा था। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ। ये सब हम पढ़ चुके थे, कल हम ये वंशावली भी इनकी देख चुके थे, है ना। वंशावली तक हम लोग पढ़ गए थे। यहाँ नानू राम जी, ये भी हम सारा कल पढ़ लिए थे। कल वाली क्लास में आप जा कर के देख सकते हैं कि ये सब हमने पढ़ लिया था। यहाँ से देखते हैं, इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम जी ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बस आप इसको पढ़ते जाइए ध्यान में रखते हुए। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम जी का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। ठीक है, नानूराम जी का क्या मानना है कि 3 या 4 हजार श्लोकों में वो लिखा था उन्होंने अपना काव्य। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। तो ये तो सभी आप जानते हैं कि जलहण के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया गया है। तो यहाँ नानूराम जी द्वारा बताया गया कि 10 समय यानी 10 सर्ग यानी 10 अध्याय जोड़े गए हैं। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया।
अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना। ठीक है, तो जो है चंद द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसको अकबर ने सुना। इसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, तो उत्साह प्रदर्शन के लिए कहा कि रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना हुई। नानूराम जी का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है। उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊटपटांग और रद्दी है। तो देखिए शुक्ल जी मानते हैं कि जो उन्होंने दी थी वो तो और भी ज़्यादा ऊटपटांग है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावत समय, यहाँ ध्यान दीजिएगा पद्मावत समय किसमें है? पृथ्वीराज रासो में के समय कुछ पद्य नमूने यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ से देख लीजिए। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित द्रुग दुसुदेश, संभरी नरेश चहुआन थान पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान, संभरी नरेश सोमेश पूत देवत्त रूप अवतार धत्त, जिह पकरी साहाब लीन तिहु बेर करिए पानी पहीन, सिंगीनी सुसद्ध गुनि चढ़ी जंजीर, चुक्कड़ ना सबद वेदंत तीर, मनु कला सस भान कला सोला सो बनिए, बाल वैस ससिता समीप अमृत रस पीनिए। ये वाली जो पंक्ति है इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति कई बार एग्जाम में बन चुकी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए। किसकी पंक्ति है? तो पृथ्वीराज रासो से ली गई है। कौन से समय से है? तो पद्मावत समय से है। बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पीनिए, बिगसी कमली शीघ्र भमर बेनुखन जन मृग लुटिए, हीर कीर अरुबिंब मोति निक सिख आही घुटिए, कुटिल केस सुदेश पोह परिचित पिक सद, कमल गंध वय संद हंस गति चलित मंद मंद, सेत वस्त्र सोहे शरीर नश स्वाति बूंद जस, भमर भवई भुलई सुभाव मकरंद बास रस। तो इस प्रकार देखिए समय हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये पद्मावत समय, और मैंने आपको बता दिया कौन सी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम पढ़ लेंगे, बस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखि कग्गर दीनो, लगन बरब रचि सरब दीन द्वादश सनि लीनो, 11 अरु 30 सास संबत पर मानह, जो प्रतिकुल शुद्ध बरन बरी रखहु प्राणः, दिखंत दिठित उच्चरिए बर इक शकल विलंब न करिए, अलगार रैनि दिन पंच मही जो रुक्मिनी कहना बरिए, संघस सिए लिए सहस बाल रुक्मिनिये जेम लज्जत मराल, पूज्य गौरी शंकर मनाए दक्षिण अंग करी लगिए पाए, फिर देश द्वेष पृथ्वीराज राज, हसी मुद्द मुद्द चरपट लाज, बजिए घोर निशान। यहां से आपकी ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बजिए घोर निशान राम चौहान चहोदिश, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस, उद्दिराज पृथ्वीराज बाग मनु लग वीर नट, कड़त तेग मन वेग लगत मनु बिजु झट ढघट, थकी रहे सूर कौतिक गगन, रंगन मगन भई शोन धर, हृदय हर्ष वीर जगे हुलसी हुरेऊ, रंग नव तक रत वर, शुरासान मुलतान खंधार मीरम, बलश शयो बलम तेग आचूक तीरम, रुहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी, ठट्ठी ठट भलोच ठाणम निशानी, मंजारी चशी मुख जम्बुक लारी, हजारी होके जोध भारी। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ लिया है पृथ्वीराज रासो के समय सर्ग को। 2 पंक्तियां मैंने आपको बताई कौन सी इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भट्ट केदार और मधुकर कवि को। देखिए 2 कवि हैं यहाँ पर, एक साथ क्यों ले लिए हैं इन्होंने? क्योंकि इन दोनों ने ही जिसका बखान किया है वो राजा हैं जयचंद, जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। पृथ्वीराज के मौसेरे भाई थे वो। ठीक है, तो पृथ्वीराज का बखान जब चंदबरदाई ने किया तो भाई जयचंद का बखान करने से कोई कैसे रुक सकता था, क्योंकि अपने अपने राजाओं की प्रशंसा, उनकी वीरता का वर्णन ही तो इनका उद्देश्य था। तो जिस प्रकार चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का बखान किया, वीरता का,
बखान किया, उसी प्रकार जयचंद ने भट्ट केदार और मधुकर ने जयचंद का किया, जिसका समय 1224 से 1243 माना जाता है। देखिए, जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। तो भट्ट केदार और चंद के नाम का एक जगह पर उल्लेख भी मिलता है। भट्ट केदार ने जयचंद नामक जयचंद्र प्रकाश, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बनती भी है कि भट्ट केदार के द्वारा लिखित रचना कौन सी है या जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो आप कहेंगे भट्ट केदार नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा, अब देखिए यहाँ पर जय चंद प्रकाश ये तो लिख दिया किसने, भट्ट केदार ने, और दूसरा है जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसने लिखा, मधुकर कवि ने लिखा है। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायन जो सिंघायच हैं दयाल दास कृत राठौरी री खयात, राठौड़ा री खयात, ये इनकी रचना है किसकी, दयाल दास की, जिसके अंतर्गत इन दोनों का वर्णन प्राप्त होता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है, तो ये जो ख्यात है ना, राठौड़ारी ख्यात, इस ये दयाल दास जी ने क्या लिखा है कि दयाल दास जी ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। मतलब कि जो राठौड़ारी ख्यात में कन्नौज का वर्णन दिया गया है, वो इन दोनों ग्रंथों को आधार मानकर या इन्हें सोर्स लेकर के किया गया है। आगे पढ़ लेते हैं। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों यानी राठौरों का, और दूसरा विशाल साम्राज्य जिसकी राजधानी दिल्ली थी और उसके अंतर्गत दिल्ली के अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत था, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थीं, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राज्य काशी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबा के चंदेल राजा परमार्दिदेव यानी परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। तो चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज के बराबर लड़ते रहे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं जगनिक। तो यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जगनिक का समय संवत 1230 है। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल, ठीक है, परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। तो आपको पता है वीर गाथा काल में क्या था, चारण और भाटी तो थे सबसे अधिक, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध, ठीक है, महोबे के दो प्रसिद्ध वीर आल्हा और उधल यानी उदय सिंह जिसका नाम है, के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमश सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। तो देखिए जो वीर गीत इन्होंने लिखा जगनिक ने, उसका प्रसार सारे उत्तरी भारत में, ध्यान रखिएगा बार बार पूछा जा सकता है कि कहाँ पर उसका प्रसार था, तो उत्तरी भारत में उन सब प्रदेशों में हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि कन्नौज साम्राज्य के जो अंतर्गत थे सब में हुआ। जगनिक ने के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। जैसे आपने देखा कि जगनिक ने क्या बनाया था, परमाल रासों को कहते हैं आलाखंड। तो आला आज किसी के भी टॉपिक को लेकर बना दिया जाता है, यहाँ तक कि आप देखिए कपिल देव हो गए, आपके सचिन तेंदुलकर हो गए, मोदी जी हो गए, तो किसी पर भी आला लिख दिया जाता है और उसको उसी सुर में गाया जाता है। तो लेकिन उसका जो मुख्य रूप है, उसका जो मेन सोर्स है, वो कहीं प्राप्त नहीं है। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर यह हिंदी में हर जगह गाया जा रहा है। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये जो है आल्हा के नाम से गाई जाती है और कब गाया जाता है, बरसात में गाया जाता है।
गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलहद के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। देखिए ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बनी है कि 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार साहित्यिक रूप से, अच्छा ये जो पंक्ति है ना, ये परमाल रासों से हैं, जगनिक की हैं। दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं और ये प्रश्न में बनती भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पण पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। मतलब कि जो उन्होंने मेन लिखा था ना और जो आज गाया जा रहा है, तो इस पद्धति में बहुत ज़्यादा सबके पास गया और सबने उसको अपने ढंग से बदल दिया, तो इस रूप में काफ़ी उसका रूप बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्र जैसे बंदूक, किरीच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं। तो ये सब पहले सम्मिलित नहीं था, बंदूक वगैरह, किरीच, ये अब सम्मिलित हो गए आला खंड में। पहले फिरंगी नाम सम्मिलित नहीं थे। अब देखिए जो मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, मोदी जी के लिए जो आला लिखा गया होगा उसमें आज के नाम शब्द प्रयोग किए गए होंगे, तो वही चीज़ है और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित होती। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर समझने लायक कि ये गीत जो था वीर गीत के रूप में लिखा गया और सिर्फ गाने के लिए लिखा गया। यदि ये किसी राजकीय कार्य के लिए लिखा गया होता, यानी साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता, तो ये किसी ना किसी पुस्तकालय में रखा हुआ होता, पर यह गाने के लिए रचा गया। ठीक है, तो ये क्या किस लिए रचा गया? गाने के लिए। कौन सा? परमाल रासो। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। ठीक है, तो क्योंकि गाने के लिए रचा तो केवल जनता के बीच में ही रहा और पंडित और विद्वानों ने इसका कोई भी संरक्षण नहीं किया। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है। फिर से वही पंक्ति आ गई है, ध्यान रखिएगा कि आला का प्रचार कहाँ पर है? उत्तर भारत में, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि आला गाने वालों का केंद्र क्या है, तो बैसवाड़ा। वहां इन्हें गाने वाले अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। आगे देख लेते हैं। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आला खंड कहते हैं। तो गीतों का जो इकट्ठा खंड है उसको आला खंड कहा जाता है, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया था। ठीक है, आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का संग्रह आलाखंड नाम से छपा है। ठीक है, कहाँ छपा है? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया। तो ये पंक्ति यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं कि फर्रुखाबाद के जो चार्ल्स इलियट थे, तो आएगा कि परमाल रासों को किसने आलाखंड के नाम से छपवाया था? तो आलाखंड के नाम से चार्ल्स इलियट ने छपवाया था सबसे पहले। अब यहाँ आ जाते हैं हम श्रीधर की तरफ। इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की विजय का वर्णन है। तो देखिए, जब लिखा है रणमल छंद तो समझ लीजिए कि रणमल राजा है, उन्हीं का है, जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है। देखिए, पद्य दिया हुआ है रणमल छंद से, तो जैसे नाम में भी डबल ला आ रहा है, तो हमें बहुत सारे यहाँ पर वर्ड मिलने वाले हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो ढई ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर करही रण सहणाई समुहिर सरस रसी समरंगिया, कलक लही का हल कोडी कल रवि कुमल कायर थरहई, संचरई शक सुरतान साहस साहण साहसी सवि संगरई। तो इस प्रकार ये किसका है? तो ये रणमल छंद का है। तो देखिए, यहाँ पर संदर्भ दिया हुआ है शुक्ल जी द्वारा, और यहाँ हमारा वीर गाथा काल का प्रकरण 3 समाप्त होता है और प्रकरण 4 शुरू होता है, जो कि है फुटकल रचनाएं।
ठीक है, तो पहले प्रकरण में क्या था फिर से बताती हूँ, सामान्य परिचय। दूसरे प्रकरण में हमने क्या पढ़ा, अपभ्रंश काव्य। तीसरे प्रकरण में हमने क्या पढ़ा, वीर गाथा काल। और चौथे प्रकरण में हम पढ़ रहे हैं फुटकल रचनाएं। चलिए इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज खत्म ही कर देंगे वीर गाथा काल और उसके बाद शुरू होगा हमारा भक्ति काल। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल के और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले कौन हैं? पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। ठीक है, तो दिल्ली के कौन? दिल्ली के हैं खुसरो जी, अमीर खुसरो, और तिरहुत के हैं विद्यापति। तो ये लोग हमें यहाँ पर पता देते हैं। कौन सी भाषा का पता मिलता है, आगे पढ़ते हैं। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान नहीं गया। तो देखिए, साधारण जो जनता बोलती थी भाषा, उसको रक्षित करने का ध्यान नहीं था किसी को। जैसे पुराण, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, चाहे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मगर ये एज इट इज़ उठाकर कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कथन किसका है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के लिए व्यवहार योग्य समझी जाती है। अर्थ क्या है यहाँ पर कहना चाहते हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार आप लोग पुराने चावल को ही खाने योग्य समझते हैं और कहते हैं ना कि नया चावल आएगा तो खाने योग्य नहीं है, पेट खराब हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो पुरानी भाषा जैसे अब अपभ्रंश थी तो प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध थी। हमारी हिंदी है तो काव्य लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, संस्कृत से उसको बद्ध कर दे रहे हैं। तो भाषा भी नई कोई ले नहीं रहा था कि मेरा काव्य चलेगा नहीं, है ना, व्यवहार दिखाने के लिए पुरानी भाषा में ही लिख रहे थे लोग। तो पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार अमीर खुसरो की कृति में पाते हैं, अब यहाँ देखिए बदल गया। तो जो चलन था, जो इन पंक्तियों में शुक्ल जी द्वारा कहा गया है, ये जो चलन था ये यहाँ परिवर्तित किया किसने? अमीर खुसरो ने और विद्यापति ने। ठीक है, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में मिलता है। तो देखिए, जो पश्चिम का हमें मिल जाता है खुसरो की पदावली में, तो पूर्व का हमें मिल जाता है विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है, जो आदि काल था उसके अंतर्गत देश भाषा इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। जब ये खत्म होते आया और जब भक्ति काल आया, फिर तो उन्होंने पूरी अपनी ही देश भाषा को खूब जी भर के अपने काव्य में लिखा है। तो चलिए खुसरो जी को पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष बाद, पीछे का अर्थ है बाद, खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। खुसरो की रचना का समय क्या बताया है? 1340। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। देखिए, यहाँ प्रश्न बनता है कि सबसे लंबा समय, सबसे अधिक राजाओं का शासन किसने देखा? तो वो देखा खुसरो ने। और आप बताएंगे कितने? 11 राजाओं का शासन खुसरो ने देखा है। ठीक है, कितने संख्या पूछी जाती है ये कि 11 राजाओं का, कितने राजाओं का शासन काल देखा इन्होंने? तो 11 राजाओं का। और सबसे लंबा शासन काल खुसरो ने ही देखा। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, यहाँ देखिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि भाषा के आधार पर कथन बनता है तो वहाँ पूछ लिया जाता है। अभी आपको याद होगा नेट में भी यही बना था कि वह मिलनसार है, वह हास्यप्रद है, मतलब कथन मिलाने के लिए आ जाते हैं कि ये कथन किसके लिए कहा गया। ये कथन माना कि शुक्ल जी ने कहा, लेकिन किसके लिए कहा? तो विनोदी और मिलनसार दोनों कौन है? विनोदी है, मिलनसार है और सहृदय है। तो
शुक्ल जी ने ये कथन कहा है अमीर खुसरो के लिए। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। मतलब कि जो जन साधारण की भाषा थी उसी में इन्होंने लिखा, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा विद्वता के साथ लिखेंगे तो जनता उसको कैसे समझ पाएगी। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, जनता को मनोरंजन देना। तो इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता है। ये भी एक कथन बन जाता है कि उक्ति व चित्र की प्रधानता है। शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है, तो बिल्कुल उक्ति व चित्र की प्रधानता अमीर खुसरो में है, तभी तो उन्होंने पहेलियां लिखी। और कैसे घुमा घुमा के उन्होंने बातों को लिखा है। उक्ति व चित्र का मतलब भी ये क्या होता है कि विचित्र तरीके से उक्ति को कहना। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी या पुरानी ब्रिज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रिज भाषा की ओर झुकी हुई थी। मतलब कि ब्रिज भाषा का अधिक बोलबाला था। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, एक तो ठेठ खड़ी बोली और एक बोलचाल की। पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में भी मिलती हैं। यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रिज भाषा की झनक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रिज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा। मुख्य प्रचलित काव्य भाषा मतलब जो जनता बोलती थी उस समय, वही काव्य भाषा प्रयोग की गई है। यही ब्रिज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को भ्रम हुआ कि ब्रिज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकला है। ठीक है, इसी के कारण उन्हें भ्रम हुआ। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल जाती हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तम्बाकू का प्रचार हिंदुस्तान के जहांगीर के समय से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें एक प्रश्न मिल गया, तम्बाकू का जो प्रचार है वो किसके समय में हुआ था, तो जहांगीर के समय में हुआ था। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तम्बाकू का एक नाम सुरती या सूरती पड़ गया था। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। तो देखिए क्या था, काव्य भाषा जो चारण भाट जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे उससे अलग भाषा थी अमीर खुसरो के काव्य की। प्रश्न ये उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि पहेलियों में आ गई? हाँ बिल्कुल, शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बहुत बदल गई थी। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिलती है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप ई, घरई, घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चल्या, समाइया, उनई आई के स्थान पर उनमीवी आई यानी झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है कि विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ होता है कि खुसरो के समय में इठ, बसिठ आदि रूप, इठ यानी इष्ट, इठ, बसिठ, बिसृष्ट, बसिष्ठ, बसिठ, बसिठ हो गए। तो देखिए भाषा का चलन कैसे बदला उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे, है ना। अगर ये देखिए इस तरह के शब्द रखेंगे तो क्या होगा, पहेलियों के जो छंद हैं वो टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर। देखिए यहाँ ये कथन आता है, शुक्ल जी का है या किसका है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यहाँ से इंपॉर्टेंट है,
खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर का धर्मोपदेशक था। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। यानी पोथियों की बानी मतलब वहां उन्होंने कबीर ने विद्वता दिखाई है। अब देखिए खुसरो की पंक्तियां हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं और बनती हैं बार बार। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो उक्ति वह चित्र है, यहाँ पर घुमाकर पूछा गया है और आंसर होगा आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो आंसर क्या होगा आपका, दिया और बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलि बलि जाए। तो क्या है, पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। आंसर क्या होगा, दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब देखिए ब्रिज भाषा का रूप। अब देखते हैं यहां से ब्रिज भाषा उनकी शुरू हो गई है। चूक भई कुछ बासो, ऐसी देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी, चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंबो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। तो देखिए यहाँ पर ब्रिज भाषा का कितना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। अब नीचे दोहे गीत बिल्कुल ब्रिज भाषा अर्थात मुख प्रचलित भाषा, यानी जो जनसाधारण बोल रही थी उस भाषा में देखिए। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियु को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं, कई बार प्रश्नों में बनी है। ये भी इनकी सभी, अमीर खुसरो की तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। मोरा जोब ना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मुहि डस डस जाए, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्त पीर, जोई जोई ध्यावे, तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर, जे हाल मिसकी मक्कुन तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतिया, कि ताबे हिजरा ना दारम ए जा, ना लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबाने हिजरा दराज चूँ जुल्फवा, रोजे बसलत चूँ उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये लास्ट वाली जो पंक्ति है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बना हुआ है, तो इसको भी आप इम्पॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्यापति हम पढ़ लेते हैं और ये समाप्त ही होने वाला है आज, और विद्यापति को पढ़ते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिली कोकिल कहलाए, इनकी पदावली है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो पदावली की वजह से। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली हुई होने के कारण हिंदी से अलग माना है। ठीक है, थोड़ी सी ये पंक्ति याद कर लेंगे क्योंकि ये आ सकती है। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी अलग अलग होती है तो फिर कहा ही जाएगा ना कि जो है अलग अलग भाषा है। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रिज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसबाड़ी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा
हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर कहते हैं विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। तो विद्यापति की पदावली के नायक और नायिका कौन है? राधा कृष्ण है। ठीक है, इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति की पदावली की रचना किसके अनुकरण पर की गई है? तो जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। तो देखिए विद्यापति की जो राधा कृष्ण पर आधारित रचना है, इसको वो भक्ति में न रख करके श्रृंगारिकता में रखते हैं, भक्त के रूप में नहीं। ठीक है, यानी रचना काव्य श्रृंगार काव्य की दृष्टि से है, ना कि भक्त के रूप में। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो शुक्ल जी ने इन्हें कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं समझा है। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आप इसको फटाफट लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में बना है। दूसरी बात, ये कहना क्या चाहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे का अर्थ है हमारी जो विचार है, हमारे जो दृष्टि है, हमारा जो नज़रिया है, वो हर कोई अपना अलग अलग आध्यात्मिक नज़रिया बना रहा है। मान लीजिए मैं अपने विचार से कुछ कह दूं, आप अपने विचार से कुछ कह दें, तो आध्यात्मिक नज़रिया अपना सब अलग अलग बना रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सस्ते हो गए हैं। यानी हर कोई अपना आध्यात्मिक नज़रिया बना रहा है। उसे चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को क्या कहा है? आध्यात्मिक संकेत मात्र बताया। तो वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया कि आध्यात्मिक हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है, शुक्ल जी का कहना है श्रृंगारिक है। तो इस तरह से वो विरोध करते हैं। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, चाहते हैं। मतलब पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। मतलब शुक्ल जी मानते हैं कि जो सूरदास ने बाल लीला रची है वो पूजा के लिए नहीं, आध्यात्म के लिए नहीं, बल्कि एक श्रृंगारिकता को दिखाने के लिए की है। इस संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। यानी लीलाओं का कीर्तन करना कृष्ण भक्ति के अंतर्गत ही आता है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं। जहाँ वृंदावन, जमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी इन्हें आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। लीलाएं कह सकते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति करेंगे तो लीला तो भगवान की कहनी ही होगी, गानी ही होगी। विद्यापति संवत 460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ जो है, देखिए यहाँ कीर्ति सिंह का नाम नहीं है, सिर्फ शिव सिंह का है। और प्रश्न एक बार आया था जहाँ पर शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों का नाम था, तो आपको शिव सिंह चुनना होगा कि विद्यापति किसके यहाँ पर थे। तो विद्यापति शिव सिंह के यहाँ पर वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए गए हैं, तो देख लेते हैं विद्यापति के पद। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाषिय, मुख से दूरी करू चीरे। तो हर बदन सम चांद होती, नाही कयो जतन बिल, बिह केला के बेरी काटी बना मन, नव कय तयो तुलित नहीं भेला। लोचन तू य कमल नहीं भेसक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए लुके लहन, जल मह पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुनुबर जोबति, ई सम लक्ष्मी मन समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रतिमाने। तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और काली कहल पिए सांझ रे, जाए भी मई मारू देश, मोए अभागिली नहीं जानल रे, संग जय तब जोगिनी बेस। हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिरही न जाए, एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलब निसि भोर।
ना जानल कत खन तज गेल रे, बिछुरल चकवा चोर, सुनी सूनी सेज पिय साइल रे, पिय बिनु घर मोए आजी। बिनती करहूँ सुसहेलिन से, मोहि देहि अगीहर साजी, विद्यापति कवि गावल रे, आवी मिलत पिय तोर, लखिमा देह बर नागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। तो इस तरह देखिए विद्यापति जी ने लिखा है। आगे देख लेते हैं। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही, यहाँ हमीर के समय पर वीरगाथा काल का ये अंत मान रहे हैं। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो लड़ने का चाह रहा और ना मुसलमानों से भिड़ने का। जनता की चित्रविधि बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली गई, यानी बिल्कुल शक्तियाँ खत्म हो गई। जैसे अभी मेरी एनर्जी बड़ी डाउन हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, लेकिन जब मुसलमान जम गए तब क्या हुआ, अपने धर्म के वह व्यापक और हृदय गहाए रूप के प्रचार की ओर ध्यान गया। यानी अब मुसलमान जम चुके थे, सत्ता उनके हाथ में थी, तो बेचारे क्या करते, तो धर्म जो है धर्म को इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हमीर के बाद किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी काव्य काल रखा गया, जैसे वीर गाथा काल में शुक्ल जी मानते हैं कि वीरतापूर्ण रचनाएं हैं, भक्ति काल में भक्तिपूर्ण रचनाएं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीर गाथा काल में श्रृंगारिक रचनाएं नहीं हुई, या भक्ति काल में वीरता की रचना नहीं हुई, या रीति काल में वीरता की रचना नहीं हुई, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनका प्रभाव इतना अधिक नहीं था। तो जिस समय में जितना जी हेलो सर, स्वागत है आपका। जिस समय में जितना समय होता है वहाँ पर वो रचना के नाम पर ही काल का विभाजन किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है। तो ये ही जो है कहते हैं कि वीर काव्य जरूरी नहीं कि वीर गाथा काल में ही रचा गया, उसके बाद नहीं रचा गया, उसके बाद भी रचा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वही, यानी किस वेग से उस समय में भक्ति है या वीर है या रीति है या आपका यथार्थवाद है, तो किस समय में कौन सी काव्य सरिता पूरे वेग से प्रवाहित हो रही थी, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुख ही नहीं पाते हैं, यानी हर जगह हमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग मिल जाती है। इसी के साथ देखिए कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, देख लेते हैं। आज वीरगाथा काल का समय क्या माना गया है, तो 1050 से 1375 माना गया है। शुक्ल जी ने बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो को कैसा ग्रंथ माना है, तो बिल्कुल संदिग्ध माना है ना, वो मानते हैं, संदिग्ध ग्रंथ मानते हैं। आगे चलते हैं। नीति श्रृंगार आदि के दोहे किस छंद में गाए जाते थे, तो ये दोहों में गाए जाते थे। देखिए आगे देखते हैं। वीर रस के पद्य किस छंद में गाए जाते थे, तो ये छप्पे में। देखिए यहाँ पर श्रृंगार के जो दोहे थे वो किसमें, श्रृंगार के दोहों में गाए जाते थे, और वीर रस के जो पद्य थे वो छप्पा यानी कवित्त में गाए जाते थे। अजमेर किसने बसाया था, तो अजमेर अजय देव ने बसाया था। ये मैंने आपको बताया भी था कि अजय देव के बेटे थे अर्णोराज, और अर्णोराज के नाती थे पृथ्वीराज। अना सागर का निर्माण किसने कराया, अर्णोराज ने कराया था। वीर काव्य कितने रूपों में प्राप्त होता है, तो हमें 2 रूपों में प्राप्त होता है, एक तो मुक्तक में और एक प्रबंध के रूप में। फुटकल रचनाओं को किस प्रकरण में रखा गया है, तो फुटकल रचनाओं को प्रकरण 4 के अंतर्गत रखा गया है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है, तो आदिकाल का प्रधान रस वीर रस है। शुक्ल जी ने वीर गीतों को क्या कहा है, तो शुक्ल जी ने वीर गीतों को बैलाड्स कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्यिक प्रबंध की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो है। वीर गीत की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो बीसल देव रासो है। ठीक है। साहित्य की देखिए, साहित्य प्रबंध की सबसे पुरानी पृथ्वीराज रासो,
और वीर गीत की सबसे पुरानी बीसल देव रासो। आल्हा गाने वाले भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तरी भारत में। शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो रसायन से मानते हैं। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, ये पंक्ति शुक्ल जी की है। 15वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। खुमान रासो किसकी रचना है? तो खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। शुक्ल जी ने किसके खुमान का वर्णन किया है? कितने खुमान का? तो इन्होंने 3 खुमान का वर्णन किया है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो नरपति नालय की रचना है। बीसल देव की विधा क्या है? वीर गीत है। 12 से 72 मझारी जेठ वदी, नवमी बुधवारी नाला रसायन आरंभ भई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? बीसल देव रासो से। 19वें प्रश्न की ओर देखिए, बीसल देव रासो का समय क्या है? 1212। 20वें प्रश्न की ओर देखिए, बीसल देव का अन्य नाम क्या है? तो विग्रहराज चतुर्थ हैं जो कि बीसल देव। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल धन्यवाद आपका। बीसल देव रासो में कितने खंड हैं? तो बीसल देव रासो में 4 खंड हैं। 4 खंड और 2000 चरण हैं। ठीक है, 2000 चरण हैं। बीसल देव रासो के नायक व नायिका कौन है? तो बीसल देव रासो के नायक जो है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती जो है इसकी नायिका है, और सांबर के राजा जो है बीसल देव वो नायक हैं, जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। खंड 1 में क्या वर्णित है? तो देखिए 23वां प्रश्न है, राजमती और बीसल देव का विवाह खंड 1 में वर्णित है। 24वें प्रश्न को देखिए, खंड 2 में क्या वर्णित है? तो खंड 2 में वर्णित है बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर जाना और वहां 1 वर्ष रहना। खंड 25वें प्रश्न की ओर देखिए, खंड 3 में क्या वर्णित है? खंड 3 में वर्णन है राजमती की विरह वर्णन और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4 में क्या वर्णित है? भोज द्वारा अपनी पुत्री को घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को वापस ले आना। 27वें प्रश्न को देखिए, ललित विग्रह राज किसका नाटक है? तो बिल्कुल सोमदेव का है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। 28वें प्रश्न को देख लीजिए, डिंगल किन भाषाओं के मेल से बनती है? तो बताइएगा आप। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 29 को देखिए, शुक्ल जी के अनुसार प्रथम महाकवि कौन है? तो प्रथम महाकवि देखिए चंद्रबर दाई हैं। ठीक है। और 30वें प्रश्न को देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। 31वें प्रश्न को देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? तो 69 समय या सर्ग हैं। 32वें प्रश्न को देखिए, पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? तो चंद के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। और इसके विषय में एक दोहा प्रचलित है, पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप उदरिये जिमी। ये देखिए पहली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्नों में बनती है और ये चंद बरदाई द्वारा लिखी गई है। 33वें प्रश्न की ओर देखिए, इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज के पिता और दादा का क्या नाम था? तो देखिए पिता का नाम सोमेश्वर था, दादा का नाम अर्णोराज, माँ का नाम कमला। और मैंने आपको बताया था जयदेव का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसके अंदर उनकी माँ का नाम कर्पूर देवी है। 34वें प्रश्न की ओर चलिए, पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों का बिल्कुल भाटों की कल्पना किसने कहा है? तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। और 35वां प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय संस्कृत में किसका ग्रंथ है? अभी मैंने आपको बताया कि ये कश्मीरी पंडित थे जो कि पृथ्वीराज की सभा के राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक हैं, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज विजय संस्कृत में। और इसको काफ़ी हद तक प्रमाणित माना गया है हीराचंद ओझा द्वारा और शुक्ल जी द्वारा। तो इस प्रकार हमारी आज की क्लास रही। बताइएगा कैसी रही हमारी आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी क्लास में सहयोग करके हमारे साथ जुड़े रहे। तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे कि और लोगों को भी मौका मिले क्लास को लेने का। और इस तरह हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए, तभी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। और मिलते हैं 6 बजे अपनी केंद्रीय विद्यालय की क्लास के साथ, जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी दोनों की एक एक चैप्टर को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पार्ट 3 किया जाएगा। और इसी तरह यदि आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।
और आपका कोई सुझाव या विचार हो तो ज़रूर मुझे दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।